क्रोधी नाग। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक डॉक्टर रहा करते थे जिनका नाम जीवन था। उनके पास कोई डिग्री तो थी नहीं, लेकिन आसपास के गांव के लोग उनसे ही अपना इलाज करवाते थे। डॉक्टर जीवन बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के थे। गरीबों की सेवा, समाज में योगदान, वह एक परोपकारी व्यक्ति थे। उनके दो पुत्र थे, अभिषेक और अवनीश। डॉक्टर चाहते थे कि दोनों पुत्र डॉक्टर बने, लेकिन बड़ा पुत्र अभिषेक अपनी रुचिवश एमबीबीएस की डिग्री लेकर डॉक्टर बना और छोटा बेटा इंजीनियर। डॉक्टर जीवन की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अभिषेक ने उनका सारा कामकाज संभाल लिया था। दोनों पिता पुत्र मिलकर कामकाज किया करते थे। अभिषेक अपने पिता, पत्नी ज्योति और पुत्र साहिल, पुत्री सारिका के साथ रहता था। समय के साथ अभिषेक के पिता वृद्ध होने लगे थे। अब सारा कामकाज अभिषेक के हाथ में था। अभिषेक को अपनी पढ़ाई लिखाई का बहुत घमंड था। वह डॉक्टर तो बहुत अच्छा था, लेकिन व्यवहारिक नहीं था। साथ ही उसकी आस्था विज्ञान में थी। वह भगवान को नहीं मानता था, ना ही किसी प्रकार की पूजा पाठ में आस्था रखता था। दोनों पिता पुत्र में प्रेम बहुत था। सिर्फ विवाद बाजार में आधा एकड़ जमीन का था। एक दिन जब सुबह का भोजन साथ कर रहे थे, तब अभिषेक ने बाजार का विवाद शुरू किया और बोला, पिताजी, यदि बाजार की जमीन में बरगद के वृक्ष को कटवाकर एक क्लिनिक बनवाई जाए और मौके की जगह पर कुछ दुकानें निकाल दी जाएं, तो हमारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। डॉक्टर जीवन ने कहा, बेटा, ईश्वर की कृपा से इस कस्बे के सबसे धनी व्यक्ति हम हैं। मैंने तुम्हें 100 बार बताया, वह जमीन मैंने खरीदी नहीं है। बहुत वर्षों की बात है, जब मेरे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था, यहाँ बड़ा शिवजी का मंदिर हुआ करता था। भारत गुलाम था। कुछ आक्रमणकारी द्वारा मंदिर पर हमला कर मूर्ति को खंडित कर दिया गया। शिवजी का मंदिर और मूर्ति धरती में समा गए, लेकिन नाग देवता और उनका समूह आज भी उन स्थानों पर रक्षक के रूप में है। मेरे दादाजी जब ग्राम के मुखिया थे, तब उन्होंने बहुत से वृक्ष लगाकर नागों को स्थान दिया। गांव वालों ने इस जमीन की रक्षा के लिए हमारी पीढ़ी को चुना और दान कर दी। आज नाग देवता का आशीर्वाद है जो हम इतने धनी हैं। अभिषेक ने बोला, पिताजी, मैं एक डॉक्टर हूं और यह सब नाग नागिन की काल्पनिक कहानियों पर विश्वास नहीं करता। मैं अपनी मेहनत लगन से डॉक्टर बना हूं, ना कि किसी नाग के आशीर्वाद से। वह जमीन आपके नाम पर है। आप मुझे आदेश करें तो मैं वहां काम शुरू करवा दूं। डॉक्टर जीवन ने बोला, मैं अपने जीते हुए तो अपने वंश का नाश होते हुए नहीं देख सकता, और तुम क्यों अपने स्वार्थ के लिए पूरे खानदान को मुसीबत में डाल रहे हो? अपनी पत्नी और दोनों बच्चों का सोचो। डॉक्टर अभिषेक ने क्रोध में बोला, पिताजी, व्यर्थ ही बुजुर्गों की कहानियों से आप केवल घर की उन्नति रोक रहे हैं और कुछ नहीं। दोनों पिता पुत्र में एक बार फिर विवाद बढ़ जाता है। डॉक्टर जीवन ने बोला, इस दुनिया की सारी दौलत भी मेरे सामने लाकर रख दो, तब भी मैं जमीन में काम करने की अनुमति नहीं दूंगा। और आगे विवाद किया तो यह भूमि गांव वालों को वापस दान कर मैं घर छोड़कर निकल जाऊंगा। अपने पिता को क्रोध में देखकर डॉक्टर अभिषेक कुछ शांत होकर बोला, ठीक है पिताजी, आप जैसा कहें। आज के बाद मैं घर में इस चर्चा को नहीं करूंगा। अभिषेक की पत्नी ज्योति बहुत पूजा पाठ करने वाली महिला थी। अपने ससुर का बहुत ध्यान रखती थी। वट सावित्री के दिन अपनी पूजा की थाल सजाकर वह बरगद के वृक्ष की पूजा करने जा रही थी। अपने पति से उसने पूजा का सामान लाने को कहा। डॉक्टर अभिषेक ने बोला, एक डॉक्टर की पत्नी होकर पढ़ी लिखी गंवार हो, कभी नदी की पूजा करोगी, कभी पेड़ की, और मुझे मरीज देखने हैं।
इन सब कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है। ज्योति उदास हो गई। अंत में डॉक्टर जीवन ने सारी व्यवस्थाएं करवाते हुए ज्योति से बोला, बिटिया, जितना पूजा पाठ धर्म कर्म लगे करो, मेरी तरफ से तुम स्वतंत्र हो। मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे पूजा पाठ पुण्य कर्म में ही तुम्हारे पति की तरक्की छुपी हुई है। वह कितना बड़ा नास्तिक है यह दुनिया जानती है। ज्योति अपने ससुर जी का आशीर्वाद लेकर पूजा करने चली जाती है। एक दिन सुबह 6 बजे ज्योति अपने ससुर जी के लिए कमरे में चाय लेकर जाती है। डॉक्टर जीवन को आवाज देती है, लेकिन वह नहीं उठते हैं। जोर से आवाज देने पर भी नहीं उठते। ज्योति सभी को आवाज देती है। सभी दौड़कर डॉक्टर जीवन के कमरे में आते हैं। अभिषेक अपने पिता को देखता है। नाड़ी की जांच करते हुए रोती हुई भारी आवाज में बोलता है, पिताजी अब नहीं रहे। डॉक्टर जीवन के हृदयाघात से मृत्यु हो चुकी थी। सारे घर में, आसपास के गांव में मातम का माहौल हो जाता है, जैसे कोई देवदूत धरती से विदा लेने वाला हो। सारे रिश्तेदार, गांव वालों का घर पर मेला लग जाता है। खबर मिलते ही छोटा पुत्र अश्वनी अपने घर के लिए निकल जाता है। ज्योति का रोना कम नहीं होता, क्योंकि अपने ससुर से उसे पिता की तरह प्यार मिल रहा था। यह डॉक्टर जीवन के पुण्य और परोपकार ही थे कि उनकी मौत की खबर सुनते ही घर के बाहर पैर रखने की जगह नहीं होती। दिल पर बोझ रखकर सारे लोग पुण्य आत्मा को अंतिम विदाई देते हैं। शाम 4 बजे डॉक्टर जीवन का अंतिम संस्कार हो जाता है। डॉक्टर जीवन अब केवल स्मृति में जीवित थे। उनकी मृत्यु को 1 माह बीत गया। 1 महीने में अभिषेक ने अपने आप को संभाल लिया था। वह आगे की सोच रखने वाले व्यक्तियों में से था। अब वह बाजार वाली जमीन पर विचार करने लगा, क्योंकि उसको रोकने वाले पिता इस दुनिया में नहीं थे और घर का बड़ा होने की वजह से वह निर्णय लेने में स्वतंत्र था। डॉक्टर अभिषेक ने फैसला कर लिया था कि अब बाजार की भूमि में वह क्लिनिक और दुकान का काम पूरा करवाएगा। उसने शहर से अपने छोटे भाई को बुलाया और बाजार की जमीन पर निर्माण की प्रक्रिया के बारे में समझाया। अवनीश ने अपने बड़े भाई से बोला, यह पिताजी की इच्छा के विरुद्ध काम है। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अभिषेक ने बोला, तुम भी किस समय में रह रहे हो? विज्ञान कहता है मरने के बाद शरीर मिट्टी हो जाता है। यह आत्मा और परमात्मा जैसा कुछ नहीं होता। अवनीश ने बोला, भाई साहब, मैं पिताजी की बात नहीं टाल सकता हूं, लेकिन विधिवत जमीन में मेरा कोई नाम नहीं होना चाहिए और मुझसे संबंधित कोई निर्माण ना करवाया जाए। मुझे 1 इंच जमीन से भी मतलब नहीं है। अभिषेक ने बोला, तुम मेरे छोटे भाई हो। इस जमीन की जो भी बाजारू कीमत है उसका आधा पैसा मैं तुमको दूंगा। अवनीश बोला, नहीं भाई साहब, इस जमीन के एवज में आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए और मैं आपको आखिरी बार सलाह दे रहा हूं, भूमि का मोह छोड़ दीजिए। वैसे भी हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अभिषेक बोला, तुम्हारा फैसला बेवकूफ़ी वाला है। दादा नानी की कहानियों के चक्कर में पड़कर लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हो तुम। मैंने तो ठान लिया है, जो मुझे करना है मैं करूंगा। अवनीश वापस शहर लौट जाता है। अभिषेक शहर से कुछ इंजीनियर बुलवाता है और बाजार की जगह दिखाता है। यह बात पूरे कस्बे में फैल जाती है कि डॉक्टर साहब की बड़ी क्लिनिक खुलने वाली है। एक वृद्ध डॉक्टर अभिषेक के घर जाता है। दरवाजे पर ज्योति को देखकर बोलता है, बिटिया, जीवन बाबू की पीढ़ियों ने इस भूमि की रक्षा की है। डॉक्टर बाबू से बोलो उस स्थान पर काम ना करवाएं, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और डॉक्टर बाबू से मेरा नाम मत लेना, नहीं तो उनका क्रोध मुझ पर निकलेगा। रात में जब डॉक्टर अभिषेक
अपने सारे काम निपटाकर फुर्सत लेकर बैठे तो पत्नी ने पूछा, आप बाजार वाली जमीन पर क्या काम करवा रहे हैं? अभिषेक बोला, कुछ नहीं, इंजीनियर साहब को बुलवाया था। कल बरगद के पेड़ की कटाई करवा कर काम शुरू करवाना है। ज्योति ने बोला, बरगद का पेड़ नहीं कटेगा, जमीन बहुत बड़ी है, आप उस पेड़ के दुश्मन क्यों हैं? अभिषेक ने बोला, देखो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, मैंने अपना अंतिम निर्णय ले लिया है। ज्योति ने बोला, ठीक है, इस घर से मेरी लाश देखने को तैयार रहें, फिर आप, और आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। अभिषेक ने अपनी पत्नी को बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात रखने को तैयार हूं, लेकिन पेड़ को छोड़कर मैं निर्माण का काम पूरा करवाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोकेगा, नहीं तो मुझे मरा हुआ समझो। अभिषेक के ऊपर जुनून सवार था। बेचारी पत्नी ने ना चाहते हुए भी अपनी सहमति दे दी। डॉक्टर अभिषेक ने निर्माण शुरू करवा दिया। सालों से खाली पड़ी हुई जमीन पर लोहा, ईंट, मिट्टी, गिट्टी, सीमेंट अथवा झोपड़ी बनवाकर रखवा दिए, जिसमें एक चौकीदार रख दिया। एक दिन निर्माण कार्य चल रहा था, तभी एक मजदूर को सांप ने काट लिया। डॉक्टर अभिषेक को जैसे पता चला, वह बाजार की तरफ निकला। पत्नी के कानों तक यह जानकारी पहुंच गई। ज्योति को वह बुजुर्ग व्यक्ति याद आया। उसने अपने नौकर से बुजुर्ग का हुलिया बताया। नौकर ने बताया, वह बुजुर्ग गंगा काका हैं। ज्योति ने बोला, काका को सम्मान पूर्वक घर लेकर आओ। नौकर गंगा काका को घर लेकर आता है। ज्योति ने गंगा काका से बोला, काका, आज एक मजदूर को सांप ने काट लिया है, मैंने बहुत मना किया, फिर भी यह नहीं मान रहे। बुजुर्ग काका ने बोला, बिटिया, चिंता मत करो, नाग देवता रक्षक हैं, उन्होंने पहली चेतावनी देने के लिए यह सब किया है। उस मजदूर को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उनकी चेतावनी के बाद भी डॉक्टर साहब नहीं मानेंगे तो अनहोनी से कोई नहीं बचा सकता। ज्योति ने काका से बोला, काका, आपको जब भी समय मिले आ जाया करें। गंगा काका ने चाय पी और बोला, बिटिया, हो सके तो बच्चों को कुछ समय के लिए अपने पिता के पास भेज दो। और काका अपने घर चले गए। ज्योति का बेटा साहिल बड़ा हो चुका था और उसको संस्कार देने वाले उसके दादाजी और माँ थे। अपने पिता की जिद को वह भी समझ रहा था। जैसे ही डॉक्टर अभिषेक अपने घर वापस लौटे, ज्योति ने बोला, वह मजदूर ठीक है अब? अभिषेक ने बोला, हाँ, अस्पताल में भर्ती करवाया है, अब खतरे से बाहर है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ज्योति बोली, क्योंकि नाग देवता रक्षक हैं, उनकी तरफ से यह पहले चेतावनी थी। अभिषेक बोला, तुमने फिर बकवास शुरू कर दी, यह एक इत्तेफाक था, बरसों से खाली पड़ी जमीन में सांप बिच्छू का डेरा रहता है। ज्योति बोली, आज बच्चे मेरी माँ के घर जा रहे हैं, आपके पागलपन की वजह से मैं उनका जीवन खतरे में नहीं डाल सकती हूं। अभिषेक गुस्से में बोला, तुम भी चली जाओ, अब तो मैं जल्दी से जल्दी निर्माण करवाऊंगा और सबको गलत साबित करूंगा। साहिल ने अपने पिता से बोला, पापा, जब तक आप जिद नहीं छोड़ देते, मैं और सारिका वापस नहीं आएंगे। अभिषेक बोला, ठीक है, सब जाओ, लेकिन मैं सबको गलत साबित करूंगा। थोड़ी देर में ज्योति का भाई आ जाता है और दोनों बच्चों को लेकर चला जाता है। ज्योति निश्चिंत हो जाती है। अभिषेक ने ज्योति से बोला, तुम क्यों नहीं गई अपनी माँ के घर? ज्योति बोली, मैं अपने पति को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती, मृत्यु भी आएगी तो पहले मैं उसका सामना करूंगी। ज्योति बात कर ही रही थी कि रात को अचानक दरवाजे की घंटी बजी। डॉक्टर अभिषेक ने बोला, रात में कौन है? दरवाजा खोला तो चौकीदार सामने खड़ा हुआ था। चौकीदार बोला, डॉक्टर बाबू, मैं चौकीदारी नहीं करूंगा। अभिषेक बोला, अब तुम्हें कौन सी समस्या आ गई? चौकीदार बोला,
मैं भोजन कर अपने बिस्तर पर जा रहा था तो मैंने देखा 2 सांप मेरे बिस्तर पर फन उठाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैं भागकर सीधा आपके पास आया। मैं बहुत डर गया हूं। किसी भी तरह आज मुझे यहां शरण दे दीजिए। सिर्फ एक रात, कल मैं अपने गांव वापस लौट जाऊंगा। अभिषेक ने बोला, ठीक है, तुम यही हाल में सो जाओ और डरो मत, यहां कोई सांप नहीं है। ज्योति ने सारी बातें सुन ली थी। ज्योति बोली, और कितने उदाहरण चाहिए आपको? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं? अभिषेक बोला, तुम चिंता मत करो, अब जितने भी सांप उस भूमि पर हैं सभी को मारना होगा, तभी ये अफवाहें दूर होंगी। ज्योति बोली, आप ऐसा कोई अनर्थ नहीं करेंगे। अभिषेक ने कहा, तुम सभी का अंधविश्वास दूर करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। सारे कस्बे में नागों की कहानी फैल चुकी थी। डॉक्टर अभिषेक के यहां कोई भी मजदूर काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन जुनून में व्यक्ति किसी भी हद तक गुजर जाता है। अभिषेक ने शहर से बहुत से सांप पकड़ने वाले व्यक्तियों को बुलवाया। सभी ने दिन भर मेहनत की। बरगद के वृक्ष के आसपास के बिलों में देखा। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वह असफल रहे। एक व्यक्ति ने डॉक्टर अभिषेक से बोला, डॉक्टर साहब, यहाँ कोई सांप नहीं है, आप हमारा टाइम खराब कर रहे हो। अभिषेक बोला, 2 घटनाएं हो चुकी हैं, आप कैसे कह सकते हैं यहाँ कोई सांप नहीं है? मित्रों, कथा का अगला भाग हम और सुनेंगे, श्रवण करेंगे। कथा कैसी लगती है, यह कथा विशेषकर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।